सैदपुर गांव में श्याम नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। गर्मी के दिन थे। सुनिए जी, गर्मी बढ़ती जा रही है और अपने घर में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। ऐसे में बच्चे बिना पंखे के कैसे रहेंगे? तुम सही कह रही हो, पर मैं भी क्या करूं? सुबह को घर से निकलता हूं, दिन भर काम की तलाश में घूमता हूं, पर कोई काम मिलता ही नहीं। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? घर का राशन भी खत्म होने को आया है। पता नहीं भगवान को हम पर दया कब आएगी। ये गर्मी भी हम गरीबों को ही ज्यादा सताती है। अब क्या ही करें? चलो तुम मेरे लिए कुछ बना दो, फिर मैं निकलता हूं किसी काम की तलाश में। सुधा मिट्टी के चूल्हे पर गर्मी में कढ़ाई चढ़ा देती है। तभी उसका बेटा मोहन उसकी बेटी वहां आ जाते हैं। माँ, कितनी गर्मी है। पिताजी से बोलकर अपने घर में बिजली का कनेक्शन लेने को बोलो ना, और एक बड़ा वाला पंखा लगवा दो। मुझसे यह गर्मी और बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ माँ, बोलो ना पिताजी को। हमारे सारे दोस्तों के घर में वह महंगा वाला एसी चलता है और हम लोगों के घर में तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। हमें भी इस गर्मी से बचना है। यह सब सुनकर सुधा बहुत उदास हो जाती है और यह सब श्याम भी सुन रहा था। अपने बच्चों की बातें सुनकर श्याम भी दुखी हो जाता है। हे भगवान, मैं कैसा बदनसीब बाप हूं जो अपने बच्चों को सुकून की जिंदगी भी नहीं दे सकता। इस गर्मी से उन्हें नहीं बचा सकता। श्याम खुद से यह सब बोल ही रहा था कि तभी चूल्हे की वजह से उसकी झोपड़ी की छत में आग लग जाती है। तो श्याम जल्दी से अपने बच्चों और पत्नी को बाहर ले आता है। थोड़ी ही देर में श्याम का आखिरी सहारा उसका घर भी जलकर खंडहर हो जाता है। ये क्या हो गया जी? गर्मी का सारा कहर हम पर ही बरसेगा। अब तो हमारे सर पर छत भी नहीं रही। अब ऐसी तपती धूप में हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? भगवान को शायद हमारी ओर परीक्षा लेनी होगी। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। क्या रास्ता निकलेगा जी? अब तो हमारा पूरा घर आग में जलकर राख हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे अपने दोनों बच्चों की चिंता है। अपने गांव में दूसरी ओर जो यात्रियों की बैठने की जगह बनी हुई है, आज हम सब वही रहेंगे। कल मैं हमारे लिए नई झोपड़ी बना लूंगा। लेकिन वहां तो लोहे की चादर लगी है और ऐसी गर्मी में उन चादर के नीचे और गर्मी लगेगी। सुधा, मैं और कर भी क्या सकता हूं? आज मैं यहां नई झोपड़ी नहीं बना सकता क्योंकि यहां की जगह बहुत गर्म हो चुकी है। तो ये जगह रात भर में ठंडी हो जाएंगी। और रही बात वहां की चादर की, तो अपने सर के ऊपर कोई छत ना होने से तो बेहतर है। कम से कम अपने सर के ऊपर सीधा धूप तो नहीं पड़ेगी। फिर वो दोनों अपने बच्चों को लेकर गांव की दूसरी ओर जो यात्रियों की बैठने के लिए जगह बनी हुई थी वहां चले जाते हैं। पिताजी, क्या अब हम इस तपती धूप में इस छप्पर के नीचे रहेंगे? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। हाँ बेटा, इस गर्मी में इस छप्पर के नीचे रहना बहुत कठिन है, पर अभी हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। सुधा, तुम बच्चों का ख्याल रखना। कोई काम की तलाश करके आता हूं। क्या पता आज कोई काम मिल जाए। इतना कहकर श्याम काम की तलाश में वहां से निकल जाता है और सुधा वही खड़ी होकर अपने बच्चों का ध्यान रखती है। ऊपर वाले, इतनी तेज धूप और खाने को कुछ भी नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे जब यह मुझसे ही झेला नहीं जा रहा। और उधर श्याम भी मजदूरी की तलाश में दरबदर भटक रहा था। बहुत ही मुश्किल से उसे एक काम मिला और उन रुपयों से वह एक वक्त का खाना खरीदकर अपने परिवार के पास चला गया। कोई काम मिला क्या जी? बच्चे दिन भर से भूखे हैं। हाँ, एक आदमी ने मुझ पर तरस खाकर मुझसे कुछ बोरियां उठवाई थीं और बदले में कुछ पैसे दे दिए थे, जिससे मैं फिर ये खाने का सामान ले आया। कल फिर जाऊंगा और कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। अगले दिन सुबह होने पर श्याम जंगल से कुछ घास और लकड़ियां जमा करके ले आता है और शाम होने तक अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। सुनो सुधा, शाम हो गई है, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं हम सब के लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ।
क्योंकि सुबह से हम सब ने कुछ नहीं खाया। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार रात भर भूखा सोए। ठीक है जी, लेकिन आप थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। ऐसा कहकर श्याम काम की तलाश में निकल जाता है। तभी रास्ते में श्याम को उसका एक पुराना दोस्त दिख जाता है। अरे श्याम भाई, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद नजर आ रहे हो। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाई, पहले घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, तो बच्चे बिना पंखे के गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। और फिर घर की छत चारे की बनी होने की वजह से उसमें आग लग गई, तो पूरा घर जल गया। बच्चों को लेकर ऐसी तपती धूप में गांव के बाहर वाले यात्रियों के बैठने के स्थान पर पूरा एक दिन और एक रात वही बीताई है। फिर आज सुबह ही नई झोपड़ी बनाने में लगा हुआ था, इसलिए आज सुबह से ही मेरा परिवार भी भूखा है। अब कोई काम ढूंढने के लिए निकला हूं, ताकि आज रात को मेरा परिवार भूखा न सोए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। लोगों के हाथ पैर जोड़कर भी थक गया, पर कोई काम देने को राजी ही नहीं होता। इतनी गर्मी में कोई काम करवाना ही नहीं चाहता। अगर तुम्हारे घर की हालत इतनी खराब है तो तुम्हें एक ही जगह काम मिल सकता है, पर तुम वो कर नहीं पाओगे। मुझे कोई भी काम चलेगा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सेठ जी, यह मेरा दोस्त है, इसे काम की बहुत जरूरत है। हो सके तो इसे कोई काम देकर इसकी मदद कर दीजिए, आपकी बहुत कृपया होगी। मेरे पास अभी काम केवल खेतों का है, मेरे खेत जोतने का काम है। क्या तुम इतनी धूप में खेत जोत पाओगे? और हाँ, मेरे पास कोई बेल भी नहीं है, मेरे बेल गर्मी की वजह से बीमार हो गए हैं, वो अभी काम नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हारे पास बेल हो तो तुम कल ही मेरे खेत पर अपने बेल को लेकर आ जाना। सेठ जी, मेरे पास तो बैल नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके खेत जोत दूंगा। तुम इतनी गर्मी में ये काम कैसे करोगे? तुम्हें पता है ना दिन भर में कितनी लू चलती है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके खेतों का काम बहुत ही अच्छी तरह से करूंगा। बस आप मुझे ये बताइए कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे। देखो, मेरा खेत बहुत बड़ा है, तुम जितना काम करोगे मैं तुम्हें उतने ही पैसे दूंगा। इतनी धूप में तुम 4 या 5 घंटे ही काम कर सकते हो, तो मैं तुम्हें 4-5 घंटे की सिर्फ 300 रुपए ही दूंगा। लेकिन सेठ जी, गर्मी बहुत है और आप मुझे 4-5 घंटे काम करने के सिर्फ 300 रुपए ही दोगे। देखो, अगर तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो मैं ये काम किसी और से भी करवा लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे अपने बच्चों को इस गर्मी से बचाना है। मैं अपने बच्चों के लिए कितनी भी गर्मी में मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैं आपका काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, तो तुम कल से काम पर आ जाना। फिर श्याम और राजू सेठ के घर के बाहर आ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजू, तुमने मुझे काम दिलाया, वरना मुझे कोई और काम मिल ही नहीं रहा था। क्या तुम मेरा एक और काम कर दोगे? हाँ हाँ, बोलो श्याम, क्या बात है? राजू, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? कल से मेरे परिवार में कुछ नहीं खाया है। जैसे ही कल सेठ जी मुझे पैसे देंगे, मैं तुम्हारे कल वापस लौटा दूंगा। अरे श्याम, कोई बात नहीं, तुम ले लो पैसे। अब रात होने वाली है, मैं भी घर चलता हूँ और तुम भी अपने खाने का सामान लेकर घर चले जाओ। फिर अगले दिन श्याम सुबह सुबह सेठ के खेत पर काम करना शुरू कर देता है। तपती गर्मी में भी वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहता है। श्याम सारी मेहनत और काम अपने परिवार के लिए कर रहा था। फिर शाम होने पर सेठ वहां आता है। अरे वाह श्याम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये लो तुम्हारे 300 रुपए और कल से समय पर काम पर आ जाना। फिर श्याम बाजार से सामान लेकर अपने घर चला जाता है। क्या बात है जी, आप तो बहुत थके हुए लग रहे हो। और क्या करूं सुधा, गर्मी में अब यही काम मिला है। सेठ जी पैसे भी ठीक दे रहे हैं। तुम देखना, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप हमारे लिए अपने आप को ऐसी गर्मी में झोंक रहे हो, ये आप कैसे सहोगे जी? ये सब तो करना ही पड़ेगा सुधा। हमारे बच्चे और तुम भी इतनी गर्मी में यहां रह रहे हो,
मैं मेहनत करूंगा और अपने बच्चों के लिए हर जरूरत का सामान और एक पक्का घर बनवा लूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब श्याम के घर के हालात कुछ ठीक होने लगे थे। वो रोज सेठ की जमीन पर काम करता, जिससे घर का खाना बन जाता था, लेकिन वो अभी भी अपना घर ठीक नहीं करवा सका था। एक दिन जब वो घर आया तो सुधा बहुत उदास थी। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतनी उदास क्यों हो? मोहन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। गर्मी की वजह से उसे बहुत तेज बुखार हो गया है। मैं अभी मोहन को अस्पताल लेकर चलता हूँ। कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, तुम ज्यादा चिंता मत करो। श्याम और उसकी पत्नी मोहन को नजदीकी अस्पताल में लेकर आ जाते हैं। एक तो आप मोहन को बहुत देर से अस्पताल लेकर आए हैं। इसे तेज धूप की वजह से बहुत तेज बुखार हो गया है, और हां, इसके अंदर पानी की कमी भी आ गई है। इसके खाने का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना, और हां, वक्त वक्त पर पानी भी पिलाते रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या हम अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं? हां, ले जा सकते हो, लेकिन हां, इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखते रहना और इसका ख्याल रखना ताकि ये जल्दी सही हो जाए। आप अकेले इतनी मेहनत कर रहे हो जी, मैं भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी। मैं भी कुछ ना कुछ काम ढूंढूंगी। नहीं सुधा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है जी। हम दोनों काम करेंगे और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देंगे, जिससे हमारे बच्चे आराम से रह सके। जब तुमने ठान ही लिया है तो ठीक है। और उसकी पत्नी भी काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। दिन भर काम ढूंढने के बाद सुधा को एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। मालकिन, आप मुझे महीने में कितने रुपए दोगी? मैं तुम्हें महीने के पूरे 500 रुपए दूंगी। बताओ, क्या तुम ये काम करोगी? मालकिन की यह बात सुनकर वो खुश हो जाती है। ठीक है मालकिन, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। फिर सुधा अपने घर लौट जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दोनों बच्चे अपने माँ बाप की यह हालत देखकर बहुत दुखी थे, लेकिन उनके माता पिता खुश थे कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। उधर श्याम को इतनी मेहनत करते देख उसका सेठ श्याम से बहुत खुश था। तुम सच में बहुत मेहनती हो। इतनी गर्मी में इतना काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम इतनी मेहनत करते हो, पूरे दिन खेत में लगे रहते हो। अरे सेठ जी, हर गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही मेहनत करता है। हम जैसे और भी बहुत गरीब लोग हैं जो इस गर्मी में मर रहे हैं। बस किसी तरह मेरा एक पक्का मकान बन जाए, जिससे मेरे बच्चे अपने मकान में आराम से रह सकें। श्याम, तुम्हें एक पक्का मकान चाहिए ना? तुम एक काम करो, कल से ही तुम अपने घर का काम शुरू करवा दो। जितना भी खर्च आएगा सब मैं दूंगा। तुम मुझे बाद में काम करके चुकाते रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। ऊपर वाला आपका भला करे, जो आपने मुझ जैसे गरीब इंसान पर इतनी दया दिखाई। कुछ दिनों बाद श्याम का भी पक्का घर बनकर तैयार हो जाता है। अपना घर देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद इन्हें सुकून की जिंदगी मिली। रामपुर नामक गांव में जहां 3 भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई का नाम था विक्रम, मंझले का नाम गोपाल और सबसे छोटे भाई का नाम रामू था। कुछ साल पहले ही पिताजी का देहांत हो गया था और अब तीनों भाई का विवाह भी हो चुका था। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे थे। देखो भाई, सबसे बड़ा मैं हूं, इसीलिए बंटवारे का काम भी मैं ही करूंगा। क्या तुम दोनों को कोई आपत्ति है? भैया, मैं तो मंझला हूँ। आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार होगा। आपके किसी भी फैसले पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े हो, भला मैं आपके किसी भी फैसले पर कैसे बोल सकता हूं? आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। पिता के जाने के बाद मैंने आप दोनों को ही पिता समान माना है। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसीलिए एक खेत मेरा और दूसरा मंचले गोपाल का होगा और बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि रामू का होगा। अरे वाह भैया, बहुत ही अच्छा निर्णय है। मुझे आपके इस फैसले पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। मुझे फैसला मंजूर है। अरे बोलो रामू, क्या हो गया? क्या तुम्हें यह फैसला मंजूर नहीं है? अरे नहीं नहीं भैया, मुझे आपका फैसला मंजूर है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा तो ठीक है, अब बारी आती है उस आम के पेड़ की जो हमारे पिताजी ने लगाया था। चलो हम आम के पेड़ के पास चलते हैं।
तीनों भाई आम के पेड़ के पास आ जाते हैं। देखो भाई, इस आम के पेड़ पर 2 डालियां हैं। इन दोनों डाली में से एक डाली मेरी और एक गोपाल की होगी, और नीचे की जड़ें रामू की होगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है भैया आपने। मुझे ये फैसला भी मंजूर है। आप दोनों तो मेरे बड़े भाई हैं। आपने जो भी फैसला किया मुझे मंजूर है। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं क्योंकि घर का बंटवारा भी होना था। अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे और एक छत है। इसमें से 2 कमरे मेरे होंगे और 2 कमरे गोपाल के, और जो खत पर छत बच जाएगी वो रामू की होगी। विक्रम के इस फैसले से रामू बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास रहने का और कोई साधन नहीं था। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, घर, पेड़ और खेत के बंटवारे के बाद आप एक जरूरी चीज तो भूल गए। कौन सी जरूरी चीज गोपाल? भैया पिताजी, हम तीनों के लिए कुछ पैसे भी तो छोड़कर गए थे। आप उन्हें कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ हाँ, याद आया। रुक, मैं अभी लेकर आता हूं। बड़ा भाई विक्रम अंदर से सिक्के लाकर रख देता है जिसमें 2 तरह के सिक्के होते हैं। उसमें कुछ पुराने जमाने के सिक्के और कुछ वर्तमान के सिक्के होते हैं। देखो भाई, इसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक तो वो जो बहुत ही पुराने जमाने के है, जो कि अब चलत में नहीं है, और कुछ सिक्के इसमें अब के समय के हैं, जो अभी चलत में हैं। तो भैया, अब इन सिक्कों का बंटवारा कैसे करोगे? तो देखो भाई, अभी के जमाने के जितने भी सिक्के हैं उनमें से गोपाल और मैं आधे आधे कर लेंगे, और जितने भी पुराने जमाने के सिक्के हैं वो रामू के होंगे। और इसी तरह दोनों भाई रुपए पैसे भी ले लेते हैं। देखो रामू, पुराने जमाने के सिक्कों में सिर्फ 7-8 ही सिक्के हैं। अगर चाहो तो तुम इन्हें ले जा सकते हो। भैया, आप दोनों ने तो सारे रुपए पैसे ले लिए। अगर मेरी तकदीर में ये 7-8 ही सिक्के हैं तो मैं इन्हें स्वीकार करता हूं। सब कुछ बंटवारा होने के बाद रामू अपने दोनों भाइयों को घर में अंदर जाने के लिए कहता है। चलो भैया, अंदर चलते हैं। अरे रामू, तू पगला गया है क्या? क्या तूने सुना नहीं? बंटवारा हो गया है, अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है, तुम्हें छत में हिस्सा दिया गया है। अगर चाहो तो तुम उस छत में जाकर रह सकते हो। भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं भला कहां जाऊंगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। ऐसे में मैं कहां रहूंगा? अरे रामू भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछता कर क्या करोगे, जब चिड़िया चुग गई खेत? दोनों भाई ने रामू और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब रामू तालाब के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगा। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर के रहे ना घाट के। 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, अब 1 रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चरने गई थी, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। गोरी, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ, मैं उनसे सवाल जवाब कैसे करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा। सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया? खेत के नाम पर मेड़ दिया है, पेड़ के नाम पर जड़ें, और घर के नाम पर छत, और पैसों के नाम पर ये बाबा आदम के जमाने के 7-8 सिक्के। गोरी, अब बस भी करो। कितने ताने मरोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या करोगे? क्या खाओगे? कुछ बताओगे मुझे? अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूं, मैं इन पुराने सिक्कों को लेकर मुखिया जी के पास जाता हूं। शायद पुराने सिक्कों के बदले मुझे कोई नया सिक्का मिल जाए। रामू बड़ी उम्मीद से उन सिक्कों को लेकर मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी, मेरे पास ये कुछ पुराने जमाने के कुछ सिक्के हैं। क्या आप मुझे इनके बदले में कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे रामू, ये सिक्के बेकार है। अब ये चलत में नहीं है। तुम्हें इन पुराने सिक्कों के बदले में भला कौन नए सिक्के देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। अब मैं क्या करूं?
है भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ लुट गया। अब देखो रामू, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भी बाहर निकाल दिया। ऐसे भाई तो दुश्मन को भी ना मिले। अब मैं क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है। इससे तो मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता रामू। वैसे तो मैं किसी पर दया नहीं करता, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुम पर दया आ गई। तुम एक काम करो, कल से तुम मेरे खेत पर काम करो। मैं और मजदूरों के मुताबिक तुम्हें ज्यादा मजदूरी दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। रामू उदास होकर वापस अपनी कुटिया पर आता है। रामू की पत्नी रास्ता देख रही थी। रामू अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। देखो गौरी, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें काम मिला है और कल को काम पर जाना है। इसी तरह दिन गुजरता गया। रामू और गौरी अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे भैया, इस बार तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है। इस साल तो बहुत ज्यादा आमदनी होगा। अब चलो भैया, घर चलते हैं। कल सुबह फिर आएंगे। अरे गौरी, सुबह से दोपहर हो गई। खाने का वक्त हो गया है। चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है? घर में जो भी रुकी सुखी थी सब ले आई हूँ, जाकर ठूस लो। थक के हरे रामू और गौरी खेत के किनारे पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे गौरी, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। चलो अब बता भी दो, इतना नखरे क्यों कर रही हो? देखो ना, हम सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता हमारी कोई संतान भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने? हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यह सब हमारे हाथ में नहीं है। ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे जैसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ भी नहीं है, न कोई संतान, न कोई जमीन जायदाद। हाँ गौरी, अब तो भगवान पर से भी भरोसा उठने लगा है। रामू और गौरी दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां अचानक एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये देखो, ये तो एक चिड़िया है। हमारे पास ही आकर बैठ गई। लगता है इसको भूख लगी है। हमें इसे खाने को कुछ देना चाहिए। गौरी, तुम इसे कुछ खिला दो, शायद भूख के मारे ये यहाँ आ गया होगा। गौरी ने उस चिड़िया को कुछ चावल दे दिए। चिड़िया कुछ देर तक गौरी को देखते रहती है। फिर चिड़िया उस चावल को खाकर उड़ जाती है। सुनिए जी, फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। पर कहाँ तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ चलो। आज कुछ जरूरी काम करना है। क्या कोई जरूरी काम? वो भी इस वक्त रात को? हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। गौरी के कहने पर रामू फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत की मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिली थी। गौरी, ये तो हमारा मेड़ है जो हमें बंटवारे पर मिला था। और वहां पे जो फसल लगी है, जहां पानी भरा हुआ है, वह तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है। और हम जहां खड़े हैं वो हमारा मेड़ है। इसलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और अब सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकती है? यह समस्या तुम्हारे भाइयों की है, तुम्हारी नहीं। हमारा मेड़ हमारी मर्जी, थोड़े या रखे। अरे वाह गौरी, मुझे पता नहीं था। तुम तो बड़ी होशियार हो। अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह रामू ने खेत की सारी मैड को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी बह गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। कितनी अच्छी फसल लगी थी।
सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी, अब बिना पानी के सब सूख गया। भला अब फसल कैसे होगी? अरे भैया, वो देखो खेत के मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। जब मेड़ ही नहीं है तो खेत में पानी कहाँ रहेगा, और हम सिंचाई कैसे करेंगे? जरूर यह काम रामू का होगा, जरूर उसने होशियारी की होगी। विक्रम और गोपाल दोनों रोते हुए घर को आते हैं और घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गई है तो कोई बात नहीं, हमारा आम का पेड़ तो है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी आम पकने में कम से कम 12 से 15 दिन और लगेंगे। हाँ भैया, जब आम पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ गोपाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे गोरी, तुमने तो कमाल कर दिया, मेडल तोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, यह उन्हीं के कर्मों का फल है। आज रात हमें और एक काम करना है। अरे गोरी, इस बार क्या करना है? अरे बुद्धू, तुम अब देखते जाओ, वह तो मैं तुम्हें शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही शाम हुई, रामू और गौरी कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सुनो जी, क्या ये वही आम का पेड़ है? हाँ गोरी, यही तो बंटवारे वाला आम का पेड़ है। एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंजिला भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे गोरी, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं छप। तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ तो हमारा है, इसलिए इस जड़ को रखे या काटे हमारी अपनी मर्जी। दोनों पति पत्नी उस आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है और एक जोरदार आवाज होती है। विक्रम और गोपाल दोनों पेड़ के पास आते हैं। रामू और गोरी को दोनों भाई पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है रामू, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरी खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह तो हमारा हिस्सा है, इसे हम रखे या काटे, इससे तुम्हें क्या मतलब? अरे रुको भैया, हम इन दोनों को राजा के पास लेकर चलते हैं और इनको कोड़े की सजा दिलवाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा गोपाल तुमने। रामू और गोरी को दोनों भाई रात भर कमरे में बंद करके रखते और जैसे ही सुबह होती है वह उन दोनों को राजा के पास ले जाकर खड़ा कर देते हैं। महाराज, इन दोनों ने हमारे साथ बहुत गलत किया। इन्होंने हमारे खेत को बर्बाद कर दिया और हमारा आम का पेड़ भी काट दिया। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। हाँ, तुम लोग कहो तुमने क्या किया है। जो भी कहना सच कहना। अगर तुमने झूठ कहा तो मैं तुमको बहुत बड़ा दंड दूंगा। रामू राजा को सारी बात सच सच बताने लगा कि कैसे उसके दोनों बड़े भाइयों ने उसके साथ छल करके उसे खेतों में से सिर्फ मेड़ का हिस्सा दिया और आम के पेड़ में से सिर्फ जड़। सारी बात अच्छे से सुनने के बाद राजा को सारा सत्य पता चल चुका था। वह रामू और गौरी को बाए इज्जत रिहा करता है और उसके दोनों भाइयों को वही बंदी बना लेता है।